आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी के महोबा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे आम जनता के बीच बनी पुलिस की छवि थोड़ी साफ हो जाएगी। वहीं जनता को पुलिस से डर और न्याय न मिलने की उम्मीदें भी कम हो जाएंगी। यहाँ श्रीनगर थाना परिसर में न्याय की फरियाद लेकर आई पीड़िता की शिकायत को थाना अध्यक्ष ने एक अनोखे तरीके से सुना, जिससे पुलिस और आम जनता के बीच अच्छा संबंध बन सके। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग पीड़ित महिला तपती धूप में नंगे पांव अपनी फरियाद लेकर थाना पहुंची और जमीन पर बैठकर फरियाद करने लगी। तो वहीं थाना अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने भी महिला की शिकायत को जमीन पर बैठकर सुना। साथ ही बुजुर्ग महिला को आवश्यक कार्रवाई कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। अब थाना अध्यक्ष का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वहीं थाना अध्यक्ष लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच उद्धव सरकार के भविष्य को लेकर लगातार सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ऐसी खबर है कि आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा की पेशकश कर सकते हैं। संजय राउत ने कहा है कि विधानसभा को भंग किया जा सकता है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से अब कमलनाथ मिलने जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार पर आई संकट को लेकर कांग्रेस नेता और राज्य में मंत्री बाला साहेब थोराट के घर आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सभी 44 विधायकों से हिस्सा लिया, जबकि दूसरी तरफ कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 44 में से पार्टी के 41 विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया, जबकि 3 रास्ते में थे। बीजेपी की राजनीति की शुरुआत धन और बाहुबल से हुई, जो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ये काफी देखा है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एकता की जीत होगी। दिल्ली के आप सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने मंगलवार को मानहानि का केस दर्ज कराया है। गुवाहाटी के सिविल जज की अदालत में रिंकू भुइयां शर्मा ने मानहानि का सिविल केस दर्ज कराते हुए 100 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग भी की है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां ने मंगलवार को पीपीई किट मुद्दे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले में 22 जून को गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। रिंकी भुइयां के वकील पी नायक ने कहा है कि रिंकी भुइयां शर्मा ने एक प्राथमिकी दर्ज की है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीपीई किट के अनुबंध को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी और बेटे बिजनेस पार्टनर्स की फर्मों को 2020 में बाजार दरों से अधिक पर पीपीई किट की आपूर्ति के लिए सरकारी ठेके दिए थे। सिसोदिया के इस बयान पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि वो लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी ने बिना एक भी पैसे लिए 1500 पीपीई किट सरकार को दान किए थे। रामपुर के चुनावी रण में आजम खान की साख और बीजेपी की नाक का सवाल है। रामपुर में उपचुनाव के चलते जहां आजम खान जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अपने करीबी आसिम रजा को लोकसभा उपचुनाव में लड़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में एमएलसी रहे घनश्याम सिंह लोधी पर विश्वास जताया है। घनश्याम सिंह लोधी को चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी की कई दिग्गज नेता रामपुर पहुंचे थे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को आजम खान ने रामपुर के पान दरीवा पर आखिरी जनसभा को संबोधित करते हुए टाइगर इज बैक का नारा दिया। दरअसल रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन 21 जून को सपा नेता आजम खान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
आजम खान ने रामपुर में 3 विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रचार के अंतिम क्षणों में आजम खान ने रामपुर के पानदरीवा में अंतिम जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। उन्होंने जनता से कहा कि आपसे वफा और मोहब्बत की उम्मीद लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। आजम खान अपने साथ गुजरे हर पल को बयां करते हुए गमगीन दिखे। आजम खान ने कहा कि एक मुकदमा अगर किसी पर हो जाए तो खुदकुशी कर लेता है, या मुकदमों की कोई तादाद नहीं है और जिंदा है आपके सामने। साथ ही रामपुर के जमीनी मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने कहा कि रामपुर में बिजली की चेकिंग, सड़कों पर पुलिस की तानाशाही, लूट, सब कुछ कम होगा और रुकेगा भी, और बहुत कुछ काम भी हुआ है जो हमारे आने के बाद और कम होगा। वहीं आजम खान ने अपने समर्थकों को उत्साहित करने के लिए कहा, टाइगर इज बैक। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य में चल रही बुलडोजर कार्रवाई का दंगों से संबंध नहीं है। राज्य सरकार ने जमीयत उलेमा ए हिंद पर मामले को गलत रंग देने का आरोप लगाया है। सरकार की तरफ से कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा गया है कि जिन संपत्तियों पर कार्रवाई हुई उन्हें तोड़ने का आदेश कई महीने पहले जारी हो चुका है। लोगों को अपना निर्माण खुद हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। वहीं राज्य के गृह विभाग के विशेष सचिव राकेश कुमार मालपानी की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि जिन संपत्तियों का उल्लेख जमीयत उलेमा ए हिंद ने अपनी याचिका में किया है उन्हें हटाने की कार्रवाई लंबे समय से कानपुर और प्रयागराज प्राधिकरण कर रहे थे। हलफनामे के मुताबिक कानपुर के बेनजावर इलाके में इश्तियाक अहमद को 17 अगस्त 2020 को पहली बार अवैध निर्माण के लिए नोटिस जारी हुआ था। लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद मकान को सील किया गया, लेकिन उस सील को इश्तियाक की तरफ से तोड़ दिया गया। सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करने के बाद 19 अप्रैल 2022 को प्राधिकरण ने उस निर्माण को ढहाने का आदेश जारी किया। अवैध निर्माण करने वाले लोगों को उसे खुद हटा लेने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया था। ऐसा ना होने पर आखिरकार 11 जून को प्राधिकरण ने निर्माण को गिरा दिया। वहीं कानपुर के हिंसपुर जोन 1 में निर्माणाधीन रियाज अहमद के पेट्रोल पंप के बारे में बताया गया है कि बिना अनुमति के चल रहे इस निर्माण को रोकने का नोटिस 18 फरवरी को जारी हुआ था। रियाज अहमद की तरफ से ना तो जवाब दाखिल हुआ, ना उन्होंने प्रशासन से सहयोग किया। 20 अप्रैल को इस निर्माण को गिराने का आदेश जारी हुआ, जिसके बाद 11 जून को प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की है। वहीं 17 जून को रियाज अहमद ने खुद आवेदन देकर स्वीकार किया है कि निर्माण अवैध था। उन्होंने अब इसे अनुमति देकर प्रार्थना की है। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना के विधायकों के बागी तेवर के चलते राज्य की उद्धव सरकार संकट में आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे बचाने के लिए जोर शोर से कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच शिवसेना की तरफ से पोस्टर के जरिए विरोधियों पर करारा हमला बोला गया है। शिवसेना नेता संजय राउत के घर के बाहर बुधवार की सुबह एक पोस्टर लगाकर विरोधियों पर तंज किया गया। इस पोस्टर में लिखा था कि तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है। बताया जा रहा है कि ये बैनर शिवसेना पार्षद दीपमाला बड़े की तरफ से लगाया गया है। इस पोस्टर में संजय राउत की बड़ी तस्वीर लगाई गई है और इसके नीचे दीपमाला को देखा जा सकता है। उधर मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा है कि पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है, पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में जारी संकट पर उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी का सपना साकार नहीं होगा। एकनाथ शिंदे से बातचीत की जा रही है और वे सच्चे शिव सैनिक हैं और वापस लौट आएंगे। राउत ने आगे कहा कि सभी विधायकों के साथ संपर्क में है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार पर एक्शन का रिकॉर्ड कार्ड जारी किया है। सरकार बनने के बाद अब तक 28 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 45 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हालांकि 8 आरोपी अभी फरार हैं। वहीं इनमें सबसे ज्यादा 22 केस माइनिंग और जंगलात विभाग के हैं। बता दें कि भ्रष्टाचार के 14 केस वाली पंजाब पुलिस दूसरे नंबर पर है। वहीं करप्शन केस में पकड़े आरोपियों में सरकार के ही हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला, पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह, धर्मसोत, पूर्व कांग्रेस एमएलए जोगिंदर पाल भोआ और आईएएस अफसर संजय पोपली शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री संगत सिंह
उनकी तलाश की जा रही है। वहीं पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की विजिलेंस जांच कर रही है। गौरतलब है कि सीएम भगवंत मान ने पंजाब में सरकार बनने के बाद एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कोई भी व्यक्ति इस पर रिश्वत मांगने या लेने की ऑडियो या वीडियो बनाकर भेज सकता है और अगर शिकायत सही मिलती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान में बुधवार को आए भूकंप के तेज झटके के चलते करीब 250 लोगों की मौत की खबर है। अफगानिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी का कहना है कि देश के पूर्वी पक्तिका प्रांत में आए भूकंप से कम 255 लोग मारे गए हैं। सरकारी बख्तर समाचार एजेंसी ने बुधवार को मरने वालों की संख्या की सूचना दी और कहा कि बचाव दल हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं। बता दें कि पक्तिका प्रांत में आए 6 तीव्रता का भूकंप आने से काफी नुकसान हुआ है। वहीं 255 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या 250 से भी ज्यादा है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। साउथ ईस्टर्न सिटी खोस्त में कहा गया है कि करीब 44 किलोमीटर दूर का भूकंप आया था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भूकंप के झटकों को पाकिस्तान में 500 किलोमीटर तक दूर महसूस किया गया था। वहीं भारत तक भी इनको महसूस किया गया था। लोगों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक इन भूकंप के झटकों को महसूस किया है। सरकारी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने ट्वीट करते हुए कहा, दुर्भाग्यवश पिछली रात को पक्तिका प्रांत के 4 जिलों में तेज भूकंप के चलते देश के सैकड़ों लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। इसके साथ ही दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सहायता करने वाली एजेंसियों से ये अपील करते हैं कि वे फौरन लोगों के बचाव कार्यों में टीम को भेजें। वहीं पाकिस्तान मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में खोस्त से 44 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिमी में 50.8 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप देर रात स्थानीय समयानुसार 1:54 पर आया था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।